लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को सामने आने के बाद तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल की शपथ हो गई और इस तरह अब देश के सामने है 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जिसकी शुरुआत आज सुबह से हुई। आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन संसद में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। इसके बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को लेकर के कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद संसद में नए सांसदों ने सांसद पद की शपथ ली। इस दौरान जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष ने नीट मामले को लेकर के शेम शेम के नारे लगाए। उधर विपक्ष ने संविधान हाथ में लेकर संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। अब ऐसे में माना जा रहा है कि यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, जहां एक तरफ नीट मामले को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी तमिलनाडु जहरीली शराब मामले को लेकर के विपक्ष पर हमलावर हो सकती है। तो नए सत्र की शुरुआत हो गई है, 18वीं लोकसभा सत्र, जिसकी शुरुआत आज हुई। प्रधानमंत्री मोदी यहां शपथ लेते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसका संबोधन भी किया गया और साथ ही आप अलग अलग नेताओं को मंत्री पद की शपथ लेते हुए यहां पर देख रहे हैं। संसद के अंदर आज 18वीं लोकसभा संसद के सत्र की शुरुआत हुई। नया सत्र और नए तरीके से कामकाज की शुरुआत आज संसद में हुई। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरव का है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां संबोधन में क्या कुछ कहा। आजादी के बाद पहली बार अपने नए संसद में शपथ ग्रहण। कल 25 जून है, 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा था, यानी इमरजेंसी की बात कर रहे थे। आज रात में ही इमरजेंसी लागू हुआ था और उसका जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। हम कोशिश करेंगे कि देश में ऐसी कालिख कभी न लगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के इस नए सत्र में कही गई। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है। आजादी के बाद पहली बार अपने नए संसद में शपथ ग्रहण। कल 25 जून है, 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, हम कोशिश करेंगे कि देश में कभी भी ऐसी कालिख न लग सके। आजादी के बाद दूसरी बार सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला। सरकार चलाने के लिए बहुमत की जरूरत है, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी। जनता ने हमें तीसरी बार अवसर दिया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई। लेकिन इन मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर हंगामा इस सत्र में हो सकता है? सबसे पहली चीज है नीट परीक्षा को लेकर के। जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान संसद के अंदर पहुंचे, उसी समय विपक्ष की तरफ से नारे लगाए गए। वहीं 3 क्रिमिनल लॉ को लेकर के भी सरकार को घेर सकता है विपक्ष। अग्निवीर योजना को लेकर के भी घेरा जा सकता है। साथ ही शेयर मार्केट में जो गिरावट देखी गई है उसको लेकर के भी संसद में सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जा सकता है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जो पूरा सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। नीट का मामला इन दिनों तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार पर ये तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष जोरदार तरीके से हमलावर है। न केवल दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर के सरकार को जोरदार तरीके से घेरा जा रहा है। अब ऐसे में ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को संसद के इस नए सत्र में घेर सकता है। नई लोकसभा में खास क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। किसी एक दल को बहुमत नहीं है। 280 सांसद पहली बार चुने गए हैं। 216 सांसद फिर से जीत करके आए। पिछली बार से ज्यादा युवा सांसद इस बार है। इस बार 74 महिला सांसद हैं और पिछली बार 78 महिला सांसद थी। सदन में 41 दलों के सांसद हैं। राष्ट्रीय दलों के 346 सांसद हैं। राज्य स्तरीय दलों के 189 सांसद। 48% सांसदों का पेशा समाज सेवा है और 33% सांसदों का पेशा खेतीबाड़ी है। तो नई लोकसभा में क्या पूरा स्ट्रक्चर है ये भी हम आपको बता रहे हैं। आज से नए सत्र की शुरुआत हुई है।
नए सरकार का गठन और 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत आज सुबह हुई। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, इस बार का सदन कैसे खास है ये हमने दिखाया, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर इस समय विपक्ष सरकार को घेर सकती है, और आज सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही विपक्ष जो अपने एजेंडे के साथ सामने आया था और हमेशा आता है संसद के सत्र में, वो वहां नजर आया। तो कुल मिलाकर के इस सत्र की तस्वीर कैसी होने वाली है? शिखा, ये सत्र की तस्वीर जब आज मैं खुद अंदर गई तो जो हवाएं थी, फिजाएं थी, वो बदली हुई थी। और मैं खास तौर पे उस बयान का जिक्र करना चाहूंगी, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ कि वो बयान अपने आप में क्यों इतना मायना रखता है। हालांकि जब प्रधानमंत्री जब भी पहले दिन संसद सत्र में आते हैं, और अब तो ये 18वीं सत्र पहला था, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति की ज़रूरत होती है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश आगे बढ़ना चाहिए। देश को एक जिम्मेदार और मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ये कहने का मतलब, इस कहने के मायने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज जो तस्वीर दिखी, जो ट्रेलर है, और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, और आज के जो कॉन्फिडेंस लेवल था या जो एनर्जी लेवल था, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर राहुल गांधी का जो बयान था, वो अपने आप में ये बताता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। देखिए, शुरुआत के आपस में खींचतान में नहीं शामिल हुए। अदिति, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करती हूँ। लेकिन देखिए अदिति यहाँ पर यही बता रही है कि इस बार विपक्ष एक नए मोर्चे के साथ मैदान में उतरा है, पहली बार की तरह। और इससे पहले जिस तरीके से विपक्ष कमज़ोर नज़र आया, इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भी कुछ यही इंडिकेट करता है। यही बात हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय आपको समझा रही थी। लेकिन ये सत्र कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी अदिति से हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल 18वीं लोकसभा की जो तस्वीर इस समय उभर करके आ रही है वो समझना भी ज़रूरी है। जिस स्ट्रक्चर का जिक्र अदिति कर रही थी वो भी हम आपको समझाते हैं। बीजेपी 240 सांसद और सहयोगी यानी पूरे एनडीए में 53 प्लस 240 सांसद हो गए, यानी कुल हो गए 293। ये एनडीए के पास राहुल के साथ कौन कौन है? कांग्रेस में 99 सांसद हैं और सहयोगी मिला ले तो 135 सांसद कुल हो गए 234, यानी पिछले बार के मुकाबले ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसे में ये विपक्ष कमज़ोर नज़र नहीं आएगा, जाहिर है। अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से एनडीए को घेरा गया, इससे पहले जिस तरीके से सरकार को घेरा जाता था, इस समय उसकी जो तीव्रता होने वाली है वो जाहिर है संसद के अंदर कुछ अलग रहेगी, क्योंकि पूरा चुनाव नंबर गेम का होता है। तो संसद में जब ये नंबर गेम पहुंचा है तो जाहिर है सरकार को अलग अलग मोर्चे पर विपक्ष घेरने वाला है, जिसकी शुरुआत आज सुबह से ही हुई जब नीट के मुद्दे पर घेरा गया। अदिति हमारे साथ दोबारा कनेक्टेड है। अदिति, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, तो हम शुरुआत कर रहे थे कि ये कैसा हुआ। प्रोटेम स्पीकर को लेकर आपसी खींचतान हुई, जिसके चलते ये कहा गया कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, संविधान के साथ एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि जो प्रोसेस होना चाहिए प्रोटेम स्पीकर को लेकर, जो हाईएस्ट उन्होंने कहा कि हमारे 8 बार के सांसद हैं और जिनको बनाया गया वो 7 बार के हैं, और इसको लेकर एक खींचतान हुई। तो पहला खींचतान ये, और जिसको लेकर गांधी प्रतिमा के सामने आज ही हो हंगामा हो गया विपक्ष के सांसदों का। हाथ में संविधान की किताब थी और ये कहा गया कि हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो जब हम बात करते हैं शिखा कि क्या होगी तस्वीर बड़ी, तो आज ये छोटी तस्वीर पहली ये नजर आती है। दूसरी, प्रधानमंत्री का ये भाषण, और इसमें ये कह देना कि हमें एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है, आपको जीत के भेजा है तो हम विकास के काम करें, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हम तीसरी बार आए हैं तो हम 3 गुना मेहनत से काम करेंगे। अब चौथा, आपको बता दें कि कुछ बिल ऐसे हैं जो आने वाले समय में एक बहुत आसान चीज़ नहीं होगी, क्योंकि शिखा 272 प्लस और 272 माइनस की जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत मजबूत होती है। ऐसे में स्पीकर का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पीकर इसीलिए, यही वजह है कि अब आप होगा क्या, जो दूसरी प्रोटेम स्पीकर हो गया, अब कल सबसे पहले तो नामांकन दाखिल होगा स्पीकर का। अब 26 तारीख को असली खींचतान आपको देखने को मिलेगी, उसकी तस्वीर मैं आपके सामने साझा कर देती हूँ। पहला, 26 तारीख को सरकार
विपक्ष का समर्थन लेने के लिए स्पीकर का नाम को रखेगी। अब अगर विपक्ष चाहती है कि उनको डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए, ये होता आया है, ये भी संविधान का प्रोसेस है। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दिया जाता है, 2014 में भी विपक्ष को दिया गया था। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार सरकार उनको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देती तो विपक्ष क्या करेगी? यहां से शुरू होगा क्लैश। जब ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि विपक्ष का समर्थन स्पीकर के नाम पे चाहिए, तो तब विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद ना मिलने की आशंका में टकराव करेगी, और वो टकराव होगा कि वो चुनाव चाहेगी, वो स्पीकर में अपने भी स्पीकर का नाम रखेगी, अपने किसी चेहरे का नाम रखेगी स्पीकर पद को लेकर जी। और ऐसी स्थिति में चुनाव होना पड़ेगा। ये बात अलग है कि भले ही बनना भारतीय जनता पार्टी का ही तय है, एनडीए का ही तय है, लेकिन फिर भी ज्यादातर बीजेपी यही चाहेगी सर्वसहमति से पास हो जाए। वो तब हो पाएगा जब डिप्टी स्पीकर के लिए सरकार ये कह दे कि वो विपक्ष का बन जाए। ऐसे में बीजेपी तैयार है, एनडीए तैयार है कि जो डिप्टी स्पीकर होगा वो एनडीए का होगा। इसलिए इसी सबको देखते हुए, जिसको अच्छे तरीके से बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने भांप लिया था, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि हम अलायंस को देंगे। तो अब जो प्रोटेम स्पीकर के बाद जो दूसरे टकराव की स्थिति पैदा होगी, जो बहुत बड़ा टकराव होगा, वो होगा डिप्टी स्पीकर का पद। अब आती है तीसरी बात, बहुत सारे बिल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में जो बिल लागू हुए या बिल पास हुए, वो अपने तरीके से किए गए। और अब इस बार इस सत्र में भी बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी पास कराना चाहती है। उसमें कई ऐसे बिल हैं, जैसे आईटी को लेकर बिल है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें यह है कि कोई भी आईटी के कानूनों को, एआई के चलते बहुत सारे कानूनों को भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रिक्ट बनाना चाहती है, जिससे कि कोई मिसयूज ना हो। आपने देखा होगा कि आईटी की कई चीजें और जो अभी एआई को लेकर जो मिसयूज हो रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चिंता जता चुके हैं। लेकिन अब आज देखिए एक और हंगामा हुआ किस तरीके से नीट को लेकर, जब शपथ लेने धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे तो शेम करके और नीट को लेकर और इस्तीफा लेने की मांग से हुआ। अब अगर हम इसको और डिटेल में बात करें, और लगातार आज जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने संविधान का जिक्र किया। कोई ट्रैक्टर में उठकर आया तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर संविधान को लेकर और इस तरह की तानाशाही को स्वीकार ना करने की बात कर दी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसान नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे बिल चाहती है, बीज विधेयक चाहती है, भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया पे एक बिल चाहती है। अब उसमें विपक्ष का ये मानना है कि जो डिजिटल इंडिया है ये इन यूट्यूबर्स को रोकने के लिए है जो अपनी स्वतंत्र आवाज़ करते हैं, बोलते हैं सरकार के खिलाफ, उनको रोकने के लिए ये बिल है। ठीक वैसे ही किसानों को लेकर कई बिल हैं। ठीक ऐसे ही बिजली को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। शिखा, जैसे आप चाहती हैं कि आज मैं वोडाफोन का ज़्यादा अच्छा है तो मैं वोडाफोन यूज़ करूं, फिर आप परेशान होकर कहती हैं मैं जियो पर शिफ्ट हो जाऊंगी। जैसे आप अपना यूज़र खुद चूज़ करती हैं, बिजली को लेकर भी एक बिल आ सकता है, बिल आने के टेबल किया जाएगा, जो पहले आ चुका है, कि आप अपना अपना खुद चुन सकती हैं कि आपको किससे बिजली लेनी है। ऐसे में इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर या फिर सरकारी जो बिजली कंपनियां हैं वो ठप हो जाएंगी और जो प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं उनसे बिजली बिल लिए जाएंगे, उसके दामों में नियंत्रण नहीं हो सकेगा। तो ऐसे कई सारे बिल हैं जिनको लेकर अब चाहे तो सहयोगी दलों से और विपक्ष की समर्थन की जरूरत होगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी उन बिलों को उस तरीके से नहीं रख पाएगी जिस तरीके से वो पहले 10 सालों में रखती आई है। तो वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाला है। इसलिए शायद हम ये कह रहे हैं कि ये तो पिक्चर है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी।